दोस्तों, बहुत समय से मेरे पास एक विषय लोग भेज रहे थे कि आप इस पे बोलिए, और वो विषय था रेकी। रेकी पे बहुत सारे लोगों ने बहुत प्रश्न भेजे। आज वक्त आया है कि मैं रेकी के संबंध में आपसे बात करूं, लेकिन इससे पहले कि मैं रेकी पे बोलूं, मैं रेकी के बारे में उन तथ्यों पे बात करना चाहता हूं जो तथ्य आपको इंटरनेट पे देखने को मिलते हैं, क्योंकि उनको जाने समझे बगैर आप मेरी बात पूरे तरीके से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले रेकी क्या है, इसका विकिपीडिया में किस तरीके से उल्लेख है उसको जान लेते हैं। विकिपीडिया कहता है, रेकी आध्यात्मिक अभ्यास पद्धति है जिसका विकास 1922 में मियाओ उसुई ने किया था। ये तनाव और उपचार संबंधी एक ऐसी जापानी विधि है जो काफी कुछ योग जैसी है। मान्यता अनुसार रेकी का असली उद्गम स्थल भारत है। सहस्त्रों वर्ष पूर्व भारत में स्पर्श चिकित्सा का ज्ञान था। अर्थवेद में इसके प्रमाण पाए गए हैं। ये विद्या गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा मौखिक रूप से विद्यमान रही। लिखित में ये विद्या न होने से धीरे धीरे ये लोप होता चला गया। 2500 वर्ष पहले बुद्ध ने ये विद्या अपने शिष्यों को सिखाई, जिससे देशांतरण के समय जंगलों में घूमते हुए उन्हें चिकित्सा सुविधा का अभाव न हो और वे अपना उपचार कर सकें। भगवान बुद्ध की कमल सूत्र नामक किताब में इसका कुछ वर्णन है। यहां से ये भिक्षुओं के साथ तिब्बत और चीन होती हुई जापान तक पहुंची। जापान में इसे पुनः खोजने का काम जापान के संत डॉक्टर मिकाओ उसई ने अपने जीवन काल 1869 से 1926 में किया था। इसकी विचारधारा अनुसार ऊर्जा जीवित प्राणियों में ही प्रवाहित होती है। रेकी के विशेषज्ञों का मानना है कि अदृश्य ऊर्जा को जीवन ऊर्जा कहा जाता है। यही उसकी की है और ये जीवन की प्राण शक्ति होती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि हमारे आसपास ही और उसे मस्तिष्क द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। रेकी शब्द में रे का अर्थ है वैश्विक, अर्थात सर्वव्यापी। विश्व लोगों द्वारा किए गए शोध के अनुसार यह निष्कर्ष निकला है कि इस विधि को आध्यात्मिक चेतन अवस्था या अलौकिक ज्ञान भी कहा जा सकता है। इसे सर्व ज्ञान भी कहा जाता है, जिसके द्वारा सभी समस्याओं की जड़ में जाकर उनका उपचार खोजा जाता है। समग्र औषधि के तौर पर रेकी को बहुत पसंद किया जाता है। रेकी की मान्यता है कि जब तक कोई प्राणी जीवित है, की मतलब उसकी चाबी उसके इर्द गिर्द बनी रहती है। जब की उसे छोड़ देती है तब प्राणी की मृत्यु हो जाती है। विचार, भाव और आध्यात्मिक जीवन भी की के माध्यम से उपजते हैं। रेकी एक साधारण विधि है, लेकिन इसके पारंपरिक तौर पर नहीं सिखाया जा सकता। विद्यार्थी इसे रेकी मास्टर से ही सीखता है। इस पे आधारित अभ्यास के तौर पर जाना जाता है। चिंता, क्रोध, लोभ, उत्तेजना और तनाव शरीर के अंगों व नाड़ियों में हलचल पैदा करते हैं, जिसमें रक्त धमनियों में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। शारीरिक रोग इन्हीं विकृतियों के परिणाम होते हैं। तो ये सब जो बातें उन्होंने लिखी हुई हैं, इसके अनुसार कैसे करके वो सीख सकता है और उपचार करता है। बाकी रेकी के संबंध में आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आज वक्त आया है कि रेकी की उन वास्तविकताओं से हम परिचित हों जो इंसान को लाभ भी देती हैं, लेकिन कई प्रकार के भ्रमजाल भी। सबसे पहला स्पष्ट हो जाता है विकिपीडिया के द्वारा कि रेकी की शुरुआत जो है वो वेदों के समय में हुई थी। वेदों के समय में जिस चीज का भी आविष्कार किया था, तो वेदों में आविष्कार किया था उन लोगों ने जो कि एनलाइटेड थे, उपलब्ध लोग। ऋषियों को हम उपलब्ध ही मानते थे। उनके द्वारा आविष्कृत किसी भी चीज पे हम उस तरीके का संदेह नहीं कर सकते थे जिस तरीके का संदेह आज पैदा होने लगा है। उन्होंने एक और चीज बात कही कि माना जाता है कि एक की होती है शरीर में, जो जब तक शरीर में रहती है तब तक इंसान जिंदा रहता है। जब वो शरीर से चली जाती है, इंसान मृत हो जाता है। इसी की को अगर हम थोड़ी देर के लिए आत्मा मान लें तो बात समझने में आपकी सरलता हो जाती है।
लेकिन आत्मा भी वही भ्रम पैदा करती है जो कि की शब्द पैदा करता है। इसलिए मैं इसको और सरल कर देता हूं, और ज्यादा सरल। हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जितनी दिखाई देती है, इसके अलावा एक और भी चीज से बंधी हुई है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमें चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करती है। यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वो चुंबकीय क्षेत्र का काम भी करती है जिसके अंदर हम बंधे रहते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब कोई डिस्टरबेंस पैदा होती है तो उस डिस्टरबेंस के कारण पृथ्वी पे तमाम तरीके की हलचलें होती हैं, भूकंप और तबाहियां आती हैं। कहा यह भी जाता है कि इस पृथ्वी पे हर 5 लाख साल बाद वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो अपनी दिशा बदल लेती है। अब दिशा का बड़ा खेल है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमेशा 2 छोरों से मिलकर बनी होती है। 2 छोरों से मिलकर बनी होती है। अब इसी चीज को अगर मैं कहूं कि ये 2 छोर नकारात्मक और सकारात्मक पोल हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो हमें समझना आसान हो जाता है कि हमारे जीवन के आरंभ काल से अब तक हम नकारात्मक और सकारात्मक सेल से मिलके ही बने हैं। और ये नकारात्मक सकारात्मक सेल अपने अपने तरीके के प्रभाव घटाते और बढ़ाते रहते हैं। जब नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में कई तरीके की विकृतियां उत्पन्न होती हैं। जब सकारात्मकता का प्रभाव बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में कई तरीके की पॉजिटिव क्रियाएं होती हैं, हमारे विचार अच्छे रहते हैं, हम आनंदित रहते हैं। इस तरीके से हमारा शरीर इस पे काम करता है। मेरा ये बहुत समय से मानना रहा और मैंने कई जगह इसका जिक्र किया है कि जिसको दुनिया आत्मा आत्मा चिल्लाती है वो और कुछ नहीं, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। मैं एक तरीके से रेकी से राजी हो रहा हूं यहां पे कि वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो हमारे चारों ओर फैली हुई है। तो जैसे पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड लगभग 1000 किलोमीटर तक फैली होती है ऊपर पृथ्वी से दूर, ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे शरीर से कुछ बहुत थोड़ी सी दूरी तक ये फैली होती है। इसी को जब ज्यादा फैल जाती है किसी की, कोई व्यक्ति एनलाइटेड होता है तो उसके चेहरे पे हम आभा मंडल के रूप में देखते हैं। वो आभा मंडल फैल जाना ही कुछ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का ही विस्तार हो जाना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं। विज्ञान ने धीरे धीरे ये सिद्ध करना शुरू कर दिया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक आदमी अपने विचार दूसरे को भेज सकता है। आज टेलीफोन से हम वो काम हर आदमी कर रहा है और उसको ये समझ होनी चाहिए कि एक मोबाइल से जो तरंगे दूसरे तक पहुंच रही हैं, अगर पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड सहयोग नहीं करती तो वो वेव्स नहीं जा सकती थी। इसका एक और मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ मिलकर बहुत सारे काम करती है। तो हम ये भी मैं कहता हूं इसमें कि इंसान कई बार कहता है कि हमारे दिमाग में विचार रहते हैं। नहीं, दिमाग में कोई विचार नहीं रहते। जैसे आप फेसबुक यूज करते हो या व्हाट्सएप यूज करते हो, तो फेसबुक आप जब यूज करते हो तो फेसबुक में आपकी प्रोफाइल तो आपको दिखाई देती है, लेकिन उसकी सारी डाटा कलेक्शन कहीं और होता है। तो उसी तरीके से एक इंसान जितने तरीके के विचार करता है, सुनता समझता है, वो करता तो दिमाग के माध्यम से है। जैसे फेसबुक हम खोल के देखेंगे अपने मोबाइल पे, लेकिन उसकी असली इंफॉर्मेशन जो है वो सर्वर में है। तो उसी तरीके से हम जितने विचार करते हैं, जो भी चिंतन करते हम दिमाग से हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हवाओं में कोई ऐसी चीज है या शायद बाहर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कोई ऐसा स्टोरेज का प्रोसेस है जहां पे वो सब स्टोर रहती है। तो कभी कभी इंसान को कोई ऐसे विचार भी समझ में आते हैं जो कि उसने कहीं पढ़े नहीं,
कहीं किताबों में नहीं, कहीं कुछ नहीं। अगर दिमाग में ही जो विचार होते हैं वही बात सही है, तो फिर नए विचार हमारे दिमाग में आते कहां से? इसका मतलब है कभी कभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो पृथ्वी की होती है, उसमें और भी लोगों की अपनी जो पल्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, वो सब मिलके एक दूसरे को अपने विचार पहुंचाने का काम करती है। ये बात आज वैज्ञानिक आधार से भी सिद्ध होने जा रही है। लेकिन इसी बात को हजारों साल पहले जब ऋषियों ने जान लिया था, तो उन्होंने इसका उपयोग दूसरे के हित के लिए करना शुरू किया। और रेकी, चाहे हीलिंग हो, चाहे रेकी हो, चाहे दुनिया में किसी भी तरीके की ये बातें, ये सब प्रोसेस की शुरुआत होती है आशीर्वाद से। जब एक गुरु अपने शिष्य के माथे पे हाथ रख के उसे आशीर्वाद देता था, तो एक तरीके से वो अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करा के उसे अपनी वेव्स देता था, जिससे उसके अंदर से नेगेटिविटी खत्म हो और पॉजिटिविटी आए। यही विचार आगे चल के गले मिलने में भी आया। जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो हम ही नहीं जुड़ते हैं, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी जुड़ जाती है। हम किसी को हक करते हैं तो उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करती है। अब ऐसे में एक दूसरे को विचार ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। यहां से शुरुआत हुई इस पद्धति की। यह पद्धति कहती है कि यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो उस बीमार व्यक्ति को एक स्वस्थ व्यक्ति यदि उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करके अपनी ऊर्जा उसको दे, तो और वो सही ढंग से उस ऊर्जा को ले, तो इससे उसे लाभ होते हैं। मैं इस लाभ से बिल्कुल भी इनकार नहीं करता, बिल्कुल भी इनकार नहीं करता। लेकिन कुछ बातें हैं जिनको समझे बगैर अगर इसका लाभ लिया गया तो लाभ नहीं होगा, बहुत बड़े नुकसान हो जाएंगे और दोनों को होंगे। पहली बात यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अपनी भावदशा को प्रवेश देता है, तो संभावना सिर्फ देने की ही नहीं रहती, उससे ऊर्जा मिलने की भी रहती है। तो बहुत से लोग जो कि अपने विचारों पे अभी उस तरीके से कंट्रोल नहीं पाए हैं जिस तरीके से ऋषियों ने पाया था, एक एनलाइटेड व्यक्ति जिस तरीके से अपने विचारों को कंट्रोल कर सकता है, उससे नीचे स्तर पे सभी लोगों को ये बहुत नुकसान करेंगे। आज के आध्यात्मिक जगत में जिसे देखो रेकी की मास्टरी लेके और वो लोगों को ठीक करने पे लगा हुआ है। लेकिन मैंने देखा है, मैं बहुत से रेकी मास्टर्स को जानता हूं, रेकी मास्टर्स सब लोग दो तरीके की बातों पे काम करते हैं। पहला, बाहर की साफ सफाई, और दूसरा ऊर्जाओं का खेल, शुद्ध ऊर्जा, अशुद्ध ऊर्जा। सारे ही लोग शुद्ध और अशुद्ध ऊर्जाओं के उसमें प्रभाव में जकड़े हुए हैं। ये दोनों ही बातें, चाहे ऊर्जा की सोच हो, चाहे साफ सफाई की सोच हो, ये दोनों ही सोच सांसारिक सोच है। इसका आध्यात्मिक व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं। एक बुद्ध इन शुभ और अशुभ की बातों से पार होता है। वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पे अशुभ जैसा कुछ बचता ही नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अभी शुभ और अशुभ का चिंतन कर रहा है, वो व्यक्ति पूरे तरीके से इससे ग्रसित है, और कम से कम बुद्ध तो बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में जो खुद अभी ग्रसित है, जैसे कोई आदमी सोचे मेरी पॉकेट में कितना पैसा होगा, उसके हिसाब से काम तय करे, इसका मतलब है ये भयभीत है। और जो भयभीत है वो जब किसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करेगा, तो संभावना इस बात की है कि अपने भय भी उसे ट्रांसमिट करे, और संभावना इस बात की भी है कि भयभीत व्यक्ति को भी जो रोगी हैं उसके कई बातें ट्रांसमिट हो जाएं, क्योंकि वो खेल चल रहा है। इसलिए ऐसे में बहुत ज्यादा नुकसान की संभावनाएं हो जाती हैं, और यही हो रहा है। लोग रेकी के नाम पे कोई
विचारों से कर रहा है। सपोज दैट एक व्यक्ति दूर से आपसे कहता है कि आप भाव कीजिए आप, और मैं आपको यहां से हील कर रहा हूं। तो वो भाव करिए, आप यहां बैठे भाव करते हैं कि मैं हील कर रहा हूं, और वो वहां से हीलिंग भेजता है। पहली बात तो हीलिंग भेजना और आपका हीलिंग लेना, इन दोनों में आपकी मानसिक सोच ज्यादा काम करती है। लेकिन मानसिक सोच जहां आपकी किसी भी विचार से बंध जाती है तो वो आपको आध्यात्मिक फायदा कभी नहीं देती। एक प्रेमी भी एक प्रेमिका की याद में बैठता है, दूसरी तरफ प्रेमिका उसकी याद में बैठी है, तो उन दोनों को एक मानसिक सम्मोहन तो घटता है, वास्तविक कुछ भी नहीं घटता। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कल्पना भोजन चल रहा है। रेकी का वो विज्ञान तो ज्यादा बेहतर है जिसमें कोई एक व्यक्ति आपके निकट आके कुछ कर रहा है, लेकिन दूर से जो कल्पना का किया जा रहा है वो और घातक है। और घातक ये है कि जिस समय आप अपने आप को रिसीवर बना के छोड़ देते हो कि मैं भाव कर रहा हूं कि मैं एनर्जी लूंगा, तो कहीं ना कहीं आप अपने द्वार खोल दे रहे हो। ये द्वार उस व्यक्ति के लिए खुला है ऐसा नहीं है, ये पूरे जगत के लिए खुला है। जितने भी तरीके की हवाओं में आपके आस पड़ोस की रेडिएशंस होंगी आपके, वो सब आप में प्रवेश कर सकती हैं, उसकी पूरी संभावना है। आपका अपना व्यक्तित्व जो है वो इससे प्रभावित हो सकता है। तो रेकी कई मानों में चिकित्सा पद्धति के लिए शुरुआत हुई थी, लेकिन आज आके वो बहुत भटक गई। चिकित्सा पद्धति में यदि कोई गुरु, एनलाइटेड मास्टर किसी को ऐसा कुछ प्रयास करे तो मैं समझता हूं कि एक बहुत लाभप्रद चीज हो सकती है। लेकिन जो अभी एनलाइटेड है नहीं, क्योंकि मैंने देखा ज्यादातर रेकी वाले खुद ही घबराए घबराए घूम रहे हैं, बस 1000-2000 रुपए खर्चा करके कोर्स कर लेते हैं, घर बैठे ही कोर्स हो रहा है, नए नए तरीके के ड्रामे हो रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, आपको रेकी सिखाई जा रही है। क्या होगा इसमें? ये तो वही बात है कि मैं एक सर्टिफिकेट बना के लिख दूं यू आर एनलाइटेड और दे दूं, आप हो गए एनलाइटेड। आपका कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई आपका खोज नहीं है। एक सबसे पहले रेकी का उपयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया जाता था। ये बात सबसे बेहतर है कि एक इंसान जानता था, ऋषियों ने जब इसको समझ लिया था कि हमारे इस तरीके से शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जब डिस्टर्ब होती है तो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन्होंने उस फील्ड को सेट करने का काम किया था कि कैसे वो सेट हो जाए। उस सेट के प्रोसेस में ध्यान की विधियां आई, उसमें योग की विधियां आई, कई तरीके की विधियों का वर्णन होता है। लेकिन बड़ा स्पष्ट ये बात थी कि उन्होंने इसको लिखा क्यों नहीं। भाई ऋग्वेद लिखे गए, आयुर्वेद लिखे गए, दुनिया की सब बातें लिखी गई, रेकी के संबंध में ऋषियों ने क्यों नहीं लिखा? क्या उनके पास स्याही खत्म हो गई थी? क्या उनके पास कागज नहीं बचे थे? नहीं, वो जानते थे कि इसके खतरे हैं। जैसे ही कोई पैटर्न तय किया जाएगा वो पैटर्न तुम्हें भटकाएगा। ऋषियों ने इस तरीके का पैटर्न तुम्हें नहीं दिया क्योंकि इसके खतरे थे। लेकिन फिर वही बात, ऋषियों की बात बुद्ध से फिर उठी, फिर बुद्ध ने भी तो इसको वर्णन तो किया है लेकिन बहुत ज्यादा उसका कोई पैटर्न नहीं दिया। तो 2500 साल बाद वो वर्णन पढ़ के एक जापान के व्यक्ति ने उसको पैटर्न बना दिया। पैटर्न बना दिया, नाम दे दिया रेकी। रेकी एक परिभाषा कर दी, की एक परिभाषा कर दी, आप रेकी के लपेट में आ गए। अच्छी अच्छी बातें इंसान को सदा से भटकाती हैं और भटकाती रहेंगी। रामकृष्ण परमहंस के पास जाओगे तो वो मां बहन की गालियां दे के बात करेंगे और तुम्हें उनको बुद्ध मानना मुश्किल पड़ जाएगा। लेकिन एक पंडित के पास जाओगे, बड़ी मीठी मीठी बात करेगा और तुम उसको दक्षिणा दे के चले आओगे। ये बहुत चिंतन का विषय है कि जहां पे सारे आध्यात्मिक लोग ये कहते हैं कि शुभ अशुभ के पार जाने वाला मुक्त है, वहां पे सभी लोग शुभ शब्दों को
रख लेते हैं घर में और अशुभ शब्दों को फेंक देते हैं। अशुभ शब्द बोलने वाला दुष्ट है, शुभ शब्द बोलने वाला अच्छा है, परिभाषा में ही पूरी झंझट हो गई। तो मैं एक सीधा सा निवेदन करना चाहता हूं कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हें किसी पैटर्न को लेकर चलने की। पैटर्न नुकसान पहुंचाता है। आपका पैटर्न जो आप खाने का भी बना लेते हो वो भी आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। आपका हर पैटर्न नुकसान पहुंचाता है। आप खास तरीके से सोने की व्यवस्था बना लो, अच्छे बिस्तर होंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसे में भी जिस दिन नहीं मिलेंगे आप परेशान हो जाओगे। ये जब समस्या मैं उठा रहा हूं, हमेशा की तरह फिर वही बात कहता हूं कि समस्या उठाने का अधिकार उसको है जो समाधान भी दे सके। तो आज मैं समाधान देता हूं। पूरे आध्यात्मिक जगत को जो रेकी में उलझ गया है, जो हीलिंग में उलझ गया है, जो दुनिया से अपने आप को अच्छा करने की मांग कर रहा है दुआओं की, कि स्वामी जी दुआ कर दो। मेरे पास भी आते हैं मैसेज, स्वामी जी आशीर्वाद दे दो। नहीं, तुमको कम से कम मेरे सामने भिखारी होने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको तुम्हारा सम्राट होना याद दिलाता हूं। क्या जरूरत है तुम्हें भिखारी होने की? सिंपल सा प्रोसेस है। आप दुनिया में आध्यात्मिक लोगों ने अपने ढंग से लोगों के स्वास्थ्य की बात की, लेकिन सबसे अच्छा ढंग हीलिंग का जो देखे गए हैं वो आपके लिए सूफी देखे गए। सूफियों ने भी एक हीलिंग का ढंग दिया जिसकी तुम चर्चा नहीं करते। आज मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। सूफियों का ढंग इस जगत को दिया गया सबसे बड़ा दान है और यह सिद्ध करता है कि आध्यात्मिक का जो स्तर सूफियों ने छुआ वो तुम्हारे ये सो कॉल्ड जो जापानी अपानी कहीं नहीं छू पाए। सूफियों का बहुत सीधा सा पैटर्न था। वो कहते थे कि हम पैदा हुए हैं मां की कोख से, और जब हम पैदा हुए थे तो हम उससे जुड़े हुए थे नाभि से। नाभि से जुड़े थे, नाभि में रहते थे, तो नाभि हमारा केंद्र है। हमारे शरीर का एटॉमिक केंद्र हमारा नाभि है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। और इस जगत के कण कण में जो है, कण कण में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। मैं कुर्सी पे बैठा हूं, इस पे भी, इसकी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, मेरी भी है। मैं जो कुछ भी पहने हूं इसकी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, हर चीज की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। तो सूफियों ने पाया कि जब बच्चा मां के पेट में आता है तो पहली बार वो उसकी नाभि से ही जुड़ता है, वहीं से जुड़ना शुरू होता है। तो नाभि का भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो कि विस्तार होते होते एक शरीर बन जाता है। तो मूल केंद्र है नाभि। तो सूफियों का बहुत सरल तरीका था, नाचते थे, गाते थे, जब कभी वो थक जाते थे, किसी भी प्रकार के तनाव से ग्रसित होते थे, वो जमीन पे लेट जाते थे, पट नाभि के बल। जमीन पे बच्चे की तरह, नाभि की तरह, नाभि को लगा के लेट जाना आपको सेल्फ हीलिंग का प्रोसेस है। ये पृथ्वी एक बहुत बड़ा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का दायरा है और हम सब उसके बच्चे। पृथ्वी को इसीलिए मां कहा, इसीलिए ऋषियों ने कहा था पृथ्वी मां है। कभी कोई तकलीफ हो, कोई सुने ना सुने, तुम्हारी मां सुनती है। तो ऐसी हालत में मैं उस मां की बात नहीं कर रहा हूं कि तुम अपनी मम्मी ढूंढने लगना। हाँ, जिनके पास मां है वो निश्चित ही अपनी मां से तकलीफ कहें, लेकिन शरीर की तकलीफें, शरीर हम कहां से पैदा हुआ? शरीर पैदा हुआ मां के गर्भ से। फिर मां कहां पैदा हुई? वो भी एक गर्भ में। अंतोगत्ता हम सब इस जमीन से ही उपजे। तो ये जमीन हमारी असली मां है, ये हमारी शारीरिक मां नहीं है, ये हमारी आत्मिक और हमारी पदार्थ दोनों की मां है। पदार्थ भी इसी पृथ्वी से जन्मा और हमारा आत्मा भी इसी पृथ्वी से जन्मी। जब दोनों चीजें इसलिए जन्मी हैं तो वास्तविक जन्म देने वाली हमारी मां पृथ्वी है। तो मैं तुमसे कहता हूं, छोड़ो रेकी, एक नया शब्द लो, अर्थ हीलिंग, अर्थ रेकी। खत्म कर दो सब रेखियां, हटा दो सारे गुरुओं को, हटा दो सारे पेमेंट को, हटा दो सारी व्यवस्था को कि तुम किसी से मांग रहे हो कि मुझे कोई टेंशन है, मुझे एसिड बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तुम इसके लिए परेशान हो। सब हटा दो। तुम 10 मिनट तक नाचो, कूदो, मस्त हो, शरीर को थकाओ, फिर बच्चों की तरह जमीन पे पट लेट जाओ। और ध्यान रखना, जमीन पे कह रहा हूं। अब जमीन का मतलब कोई जमीन से नहीं, जमीन का मतलब
आप 10 मंजिलें पे भी हो सकते हैं तो आपका फर्श काम करेगा, लेकिन बीच में लकड़ी नहीं होनी चाहिए। सिर्फ लकड़ी का थोड़ा सा बहता है, क्योंकि लकड़ी की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसमें भी है, लेकिन लकड़ी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारे शरीर के तत्व से मैच नहीं खाती, इसलिए थोड़ा सा उसका प्रभाव कम कर देती है। और जिनको पृथ्वी के उस प्रभाव को रोकना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के, वो लोग उसको खड़ाओं के तरीके से पहन के यूज करते थे। लेकिन जब मां से मिलने जा रहे हो, मां से लिपट रहे हो, तो खड़ाऊ पहन के नहीं लिपटा जाता, तो आप सीधे लिपट सकते हो। तो आप जब भी कोई चिंता हो, तनाव हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, आपको लगे हीलिंग की जरूरत है, किसी भी तरीके की आपको रेकी की जरूरत महसूस हो, या कोई आपको समझाए, तो छोड़ो रेकी, उसको जोर से चिल्ला के बोलो कि अब हम अर्थ रेकी लेते हैं। रेकी वगैरह छोड़ दी। अर्थ रेकी, ये जमीन तुम्हें सब कुछ देती है और ये तुम्हें भोजन देती है जब, तो तुम्हें दुख भी दूर करने के उपाय देती है। सिंपल सा उपाय है, बार बार कह रहा हूं, नाचो, कूदो, शरीर को थकाओ, बच्चों की तरफ पट लेट जाओ। 3 दिन के अंदर किसी भी प्रकार की तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो, वो ठीक हो जाएगी। मात्र 3 दिन, 4-5 बार कर लो दिन में तो और बेहतर है। लेकिन इसको नियम मत बनाना, रोज मत करने लग जाना। कृपा करके, मैं कोई नियम नहीं दे रहा हूं, मुझे वो अपराध मत करवा देना अनजाने में जो अभी तक तुम करवाते आए हो। तुम सिर्फ इसका उपयोग करो, तुम्हारा हित हो, तुम्हारे दिमाग से किसी भी तरीके के बंधन और डिवाइडिंग माइंड खत्म हो, ये तुम्हारे लिए उपयोगी है। ये रेकी मास्टर्स के लिए भी उपयोगी है। मैं रेकी मास्टर्स को सबसे ज्यादा रोगग्रस्त पाता हूं, जितने भी रेकी मास्टर हैं सबसे ज्यादा रोगग्रस्त पाता हूं। मैंने आज तक मेरे कैंपों में, जो कि इतना सहज प्रयोग में कराता हूं, 3 रेकी मास्टर्स ऐसे आए जो उठ के भाग गए, बीच में से घबरा गए कि स्वामी जी ये अजीब सा बेचैनी हो रही। रेकी मास्टर्स थे, ग्रैंड रेकी मास्टर्स, बेचैनी हो रही थी उन्हें सुकून में। बेचैनी तो होगी ना, तुम ऊर्जा की तलाश में आए, और मैं ऊर्जाओं से मुक्ति की बात कर रहा हूं। बेचैनी होगी, इसलिए बेचैन मत हो। मैं तुम्हें चैन का रास्ता सिखा रहा हूं। तुम सरलता के साथ जमीन से लिपट के रहना सीखो। ये धरती तुम्हारी मां है, इसने बहुतों को बहुत कुछ दिया है, ये तुम्हें भी सब कुछ देगी।